किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जब्त की गई 51,000 टन दाल बाजार में आई। रबी फसल की बुआई पर बाढ़ और सूखा का साया। भूजल प्रबंधन के लिए $50 करोड़ देगा विश्व बैंक। चीनी उत्पादन में 24% का इजाफा। गन्ना हुआ और मीठा। शुगर रिकवरी 1% बढ़ी। खाद्य तेल आयात शुल्क 5% बढ़ाने का प्रस्ताव। किसानों को मिलेगा गेहूं बीज पर ₹14 प्रति किलो का अनुदान। गरीब परिवारों को भी 2 माह का अतिरिक्त खाद्यान्न। घने वन क्षेत्र में 2,404 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि और किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण शुरू। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने खुदरा बाजार में दालों की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को काबू में रखने के लिए दालों के 1,30,000 टन जब्त स्टॉक में से अब तक 51,000 टन से अधिक स्टॉक खुदरा बाजार के लिए जारी कर दिया है। इससे दाल के दाम और नीचे लाने में मदद मिलेगी। इस साल मानसून के दौरान अल्प बारिश की वजह से कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे बहुत से राज्य सूखे का सामना कर रहे हैं, जिससे चालू वित्त वर्ष में अनाज और गन्ना कपास के उत्पादन में गिरावट आने की संभावना है। रबी फसल की बुआई बाढ़ और सूखा दोनों से प्रभावित हुई है और सरकार इसके असर को कम करने के लिए कदम उठा रही है। प्रतिकूल मौसम के कारण लगातार तीसरे सत्र में कृषि फसलें प्रभावित हुई हैं। 2014 में खरीफ फसल 12% कम बारिश से प्रभावित हुई थी, जबकि रबी मौसम में गेहूं की फसल बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई थी। इस साल भी खरीफ फसल 14% कम बारिश के बीच सूखे जैसी स्थिति के कारण प्रभावित हुई है। अब रबी फसल को सूखे और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इस तरह की प्राकृतिक आपदा का असर कम करने के लिए पहल कर रही है। विश्व बैंक की ओर से बताया गया है कि समूह भूजल प्रबंधन में सुधार के लिए भारत के $100 करोड़ की परियोजना में $50 करोड़ की मदद देगा। भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इस ऋण के जरिए भूजल प्रबंधन के लिए संस्थागत सुधार व आधारभूत ढांचे के विकास में मदद मिलेगी। देश में चीनी का उत्पादन इसके मौजूदा विपणन वर्ष के शुरुआती 2 महीने अक्टूबर-नवंबर में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 24% बढ़कर 23.60 लाख टन रहा। महाराष्ट्र में उत्पादन अधिक से ये वृद्धि हुई है। देश में इस साल कुल 2 करोड़ 60 लाख से लेकर 2 करोड़ 70 लाख टन चीनी उत्पादन होने की उम्मीद है। गन्ना पेराई का शुरुआती सत्र शुगर इंडस्ट्री के लिए काफी सुखद साबित हो रहा है। इस बार शुगर रिकवरी पिछले साल के मुकाबले 1% ज्यादा है, यानी गत वर्ष की तुलना में इस बार 1 क्विंटल गन्ने से 1 किलो ज्यादा चीनी बन रही है। प्रदेश की 73 चीनी मिलों ने 1 दिसंबर तक 243.92 लाख क्विंटल गन्ना पेराई कर 23.34 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया है, जबकि इसी अवधि में बीते साल 82 मिलों में सिर्फ 16.91 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया था। चालू पेराई सत्र में चीनी का पड़ता बढ़ना चीनी मिलों के लिए राहत भरी खबर है। इससे चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत भी बढ़ रहे हैं। कृषि मंत्रालय ने घरेलू किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेल आयात शुल्क 5% बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इससे पहले सितंबर माह में कच्चे खाद्य तेल आयात पर शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 12.5% और रिफाइंड खाद्य तेल पर 15 से बढ़ाकर 20% कर चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को गेहूं के बीज पर ₹14 प्रति किलो की दर से अनुदान देने का निर्णय लिया है। कृषि विभाग ने प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पंजीकृत किसान विकास खंड के बीज भंडार, सहकारी समितियों, यूपी बीज निगम एवं यूपी एग्रो से अनुदानित बीज प्राप्त कर सकते हैं। गेहूं का प्रमाणित बीज पर्याप्त मात्रा में विकास खंडों में उपलब्ध करा दिया गया है। अनुदान की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के महोबा में भोजन की समस्या से जूझ रहे गरीब और निर्बल वर्ग के परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा 2 माह का अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। जिले के खाद्य एवं जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार सूखे से प्रभावित इस जिले में पानी के अभाव में लगातार 2 बार से फसलें खराब होने और रबी की फसल की बुआई समय से नहीं हो पाने के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने एपीएल कार्ड धारक निर्धन परिवारों को भी प्रत्येक कार्ड पर 15 किलोग्राम गेहूं ₹7 की दर से 2 माह का अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश खाद्य विक्रेताओं को दिया है, जबकि बीपीएल व अंत्योदय कार्ड धारकों को उनकी निर्धारित दरों पर ही मिलेगा।
देश में पहली बार घने वन में 2404 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन एवं पर्यावरण मंत्री ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि वन क्षेत्र 3775 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो कुल वन क्षेत्र का 21.4% है। कुल वन क्षेत्र 33% होने तक वन क्षेत्र में वृद्धि का प्रयास जारी रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार मध्यम घने वन क्षेत्र में 9.59% की वृद्धि आई है, जबकि खुले वन क्षेत्र में 9.14% की वृद्धि हुई है। तटीय और नदी बेसिन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण वन क्षेत्र में 112 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसके अलावा 1306 वर्ग किलोमीटर में वृक्षारोपण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के मौके पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत शनिवार से किसानों के लिए देश भर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण शुरू हो गया है। सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा की स्थिति में सुधार करने की कोशिश है और इसके तहत किसानों को मृदा संबंधी मुद्दों पर दिशा निर्देश मुहैया कराए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने अपने संदेश में कहा है कि 33% वैश्विक मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई है तथा इसकी गुणवत्ता को दोबारा कायम करने के लिए सतत मृदा प्रबंधन की जरूरत है। और आइए अब रुक करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की ओर और जानते हैं कि अनाज व सब्जियों के औसत थोक बाजार भाव किस प्रकार रहे। गेहूं लखनऊ की मंडी में 1630 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1650 रुपए, सहारनपुर में 1630 रुपए और बरेली में 1600 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। चना लखनऊ की मंडी में 5600 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 4500 रुपए, सहारनपुर में 5400 रुपए और बरेली में 5350 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। चावल लखनऊ की मंडी में 2065 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 3000 रुपए, सहारनपुर में 2040 रुपए और बरेली की मंडी में 2225 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। उड़द लखनऊ की मंडी में 9050 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 8600 रुपए और बरेली की मंडी में 8200 रुपए प्रति क्विंटल भाव बिका। मसूर लखनऊ की मंडी में 7560 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 8500 रुपए और बरेली की मंडी में 6850 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। अरहर लखनऊ की मंडी में 8000 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 8000 रुपए, सहारनपुर में 8355 रुपए और बरेली की मंडी में 9050 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। मूंग लखनऊ की मंडी में 9800 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 8100 रुपए और सहारनपुर की मंडी में 7190 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। आलू लखनऊ में 750 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 650 रुपए, सहारनपुर में 680 रुपए और बरेली की मंडी में 650 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। प्याज लखनऊ की मंडी में 1800 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1450 रुपए, सहारनपुर में 1900 रुपए और बरेली की मंडी में 1750 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। लहसुन लखनऊ की मंडी में 8300 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 4200 रुपए, सहारनपुर में 5120 रुपए और बरेली में 5400 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। टमाटर लखनऊ में 2000 रुपए प्रति क्विंटल, मेरठ में 1400 रुपए, सहारनपुर में 1550 रुपए और बरेली में 2000 रुपए प्रति क्विंटल भाव रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहन भाइयों, कहते हैं कि फसलों का जो रखे ध्यान उसका नित बढ़ता है मान। हमारे जो किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करते हैं, उनकी फसलें अच्छी होती हैं और अगर फसल अच्छी होती है तो उनके मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। लेकिन भैया, फसलों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, इसकी सही जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं तिलहनी फसलों की देखभाल। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद के प्राध्यापक डॉक्टर राजीव कुमार दोहरी जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों के लिए तिलहनी फसलों का क्या महत्व है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है सुनील जी आपका। किसान भाइयों, तिलहनी फसल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है। इसमें आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं, अधिक लाभ ले सकते हैं। रबी की फसल है, रबी की फसल में आप इसको उगाकर एक अधिक लाभ कमा सकते हैं। चूँकि आप देख रहे होंगे तिलहनी जो फसलों का हमारा क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है। इसके लिए जब क्षेत्रफल कम है तो उत्पादन भी कम है और उत्पादन कम होने की वजह से बाजार में इसका मूल्य अधिक है। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि तिलहनी फसलों का उत्पादन करें और तिलहनी फसलों का उत्पादन करने के उपरांत वो इसका एक अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं रबी की फसल में। डॉक्टर साहब, अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इस समय हमारी जो तिलहनी फसलें हैं तो उनमें कौन कौन से बिंदुओं को बहुत ध्यान में रखने की आवश्यकता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है किसान भाइयों। आप सभी जागरूक कृषक हैं हमारे प्रदेश के, हमारे देश के। आपको ध्यान ये रखना है कि एक तो उन्नतशील प्रजातियों का चयन करें जी। जो भी फसल आप बो रहे हैं उन्नतशील प्रजातियों का चयन करें। उर्वरक का सही प्रयोग और उचित मात्रा में प्रयोग करें। सही मात्रा में प्रयोग करें, जिससे आपका जो धन अपव्यय होता है, मृदा का जो स्वास्थ्य है वो उस पर कुप्रभाव पड़ता है, उससे बचाने के लिए मृदा का परीक्षण करवाने के उपरांत ही आप उर्वरकों का प्रयोग करें। जो वैज्ञानिकों द्वारा सुझाव दिए गए हैं, जितना संस्तुत उर्वरक हैं उनका ही प्रयोग करें। जी हाँ, बिल्कुल संस्तुत उर्वरक की मात्रा का ही प्रयोग करें जी। बुआई हमेशा लाइन में करें जी, क्योंकि देखिए लाइन में बुआई करने से आपकी फसल एक अच्छी स्वस्थ फसल रहती है और खरपतवार व रोग नियंत्रण में इसकी काफ़ी सावधानी इसमें रहती है और काफ़ी इसकी वजह से आपको लाभ रहता है। जी।
डॉक्टर साहब, अगर तिलहनी फसलों की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है सरसों की। तो अगर सरसों की बात करें तो सरसों के लिए हमारे किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए, कैसे खेत की तैयारी करें हम? देखिए, बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए किसान भाइयों सरसों करने के लिए। उपयुक्त उपजाऊ भूमि हो, सही जल निकास का प्रबंध हो, इस तरह की भूमि का चुनाव करें, हमारे किसान भाइयों को चाहिए। और दूसरा जो इसमें एक मुख्य रूप है कि आपका जो बीज है वो अच्छी संस्थाओं का बीज होना चाहिए, हमारा प्रमाणित बीज होना चाहिए। नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय इस श्रेणी में बीज उत्पादन कर रहा है, हमारे कृषि विभाग हैं, उनके बीज गोदाम है, या आपका स्वयं का अपना बीज है। अगर किसी किसान भाई को खरीदने में बीज की दिक्कत आती है तो वो किसान भाई एक उपचारित करके बीज को बोएं, ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, बीजोपचार करने के बाद ही बोएं। तो इसका क्या फायदा है डॉक्टर साहब, बीजोपचार हमारे किसान भाई? देखिए, बहुत सी कीड़े या बीमारियां काफी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं, नियंत्रित हो जाती हैं अगर हम बीज का उपचार करके बो रहे हैं। हमारे घर का अगर बीज होता है तो उसमें जो जमाव का परसेंट है या जमाव का प्रतिशत है वो कम हो सकता है। तो बीज को हम सबसे पहले छान लें, छानने के बाद उसका एक जो दाने का साइज है, एक ही साइज का दाना होगा, वो स्वस्थ बीज होगा, मरा हुआ दाना नहीं होगा उसमें। और जब उपचारित करेंगे तो उसका जो जर्मिनेशन प्रतिशत है या जमाव का प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर सरसों की बात करते हैं तो हमारे प्रदेश में कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जिनका चयन हमारे किसान भाई कर सकते हैं और जिससे अच्छा लाभ उन्हें प्राप्त हो? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि प्रजातियों का चयन करना किसान भाइयों को सबसे ज्यादा आवश्यक होता है कि उस क्षेत्र के लिए जहां का हमारा किसान रहने वाला है उस क्षेत्र के लिए कौन सी प्रजाति उपयुक्त है। ये हमारे कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग मिलकर इसको जारी करते हैं समय समय पर, और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अलग अलग कृषि विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। उनकी अलग अलग प्रजातियां हैं, अलग अलग जो क्षेत्रफल है, अलग अलग जो कंडीशन है, तो उसके हिसाब से मुख्य रूप से अगर सरसों की प्रजातियों की जो हमारे प्रदेश में बहुतायत मात्रा में की जाती है वो कौन सी? जी हाँ, देखिए, वरुणा एक प्रजाति है सरसों की, इसको हमारे किसान भाई उगा सकते हैं। क्रांति प्रजाति है, वरदान प्रजाति है जी, नरेंद्र अगेती राई 4 है, नरेंद्र सरसों है, रोहिणी है जी, कृष्णा है। ये सारी प्रजातियां हैं, उन्नतशील प्रजातियां हैं। इनका चयन हमारे किसान भाई करें अगर वो बाजार से बीज खरीद रहे हैं या कृषि विश्वविद्यालय से बीज खरीद रहे हैं या कृषि विभाग के बीज गोदाम से वो बीज खरीद रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, तो हमारे जब किसान भाई प्रजाति का चयन कर लिया उसके बाद आती है कि बात की कितनी बीज दर होनी चाहिए। तो बीज दर हमारी कितनी हो? देखिए, बीज दर 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सरसों के फसल में बीज का प्रयोग करें हमारे किसान भाई जी। तो अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे बीज दर आपने तो बता दी, लेकिन बुआई का तरीका क्या हो? देखिए, किस ढंग से हमारे बहुत अच्छा है कि किसान भाइयों को आजकल पहले छिटकुआ विधि से बुआई करते थे, तो मैं यहाँ पे किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहूँगा कि हमेशा बीज को लाइन में बुआई करें। किसी भी सीड ड्रिल के माध्यम से आपके पास कोई देसी हल होगा, उस पे कुंड में बुआई करने से एक तो फसल अच्छी होती है और बीज उपयुक्त गहराई पर और उपयुक्त दूरी पर रहता है, जिसकी वजह से उसके जमाव में और उस फसल का जो पौधा स्वस्थ पौधा होता है। इसलिए बीज हमेशा लाइन में करें हमारे किसान भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, निराई गुड़ाई भी एक बहुत महत्वपूर्ण सामायिक कार्य है, तो निराई गुड़ाई सरसों की फसल में कब करनी है? देखिए, निराई गुड़ाई हमारे किसान भाई करें, उसके पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बीज बोने के समय किन बातों को ध्यान में रखना है। एक FIR होता है जी, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। तो सबसे पहले फफूंदी नाशक दवा से उपचारित करें, फिर कीटनाशक दवा से उपचारित करें, उसके बाद कल्चर से उपचारित करें तिलहनी फसलों में। और तिलहनी फसलों में एक फास्फेट का कल्चर होता है, उसको हमारे किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं बीज उपचार के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ट्राइकोडर्मा ऐसा सूक्ष्म जीव है जिसको उपचारित करने से उसका उत्पादन बढ़ जाएगा, 10% तक उत्पादन बढ़ता है और कीट और रोगों पर नियंत्रण रखता है। यहाँ पे जो 2.5 ग्राम थीरम और 3 ग्राम कार्बेंडाजिम ये प्रति किलोग्राम बीज की दर से हमारे किसान भाई इसका उपचार करेंगे।
ट्राइकोडर्मा की जो मात्रा है, ट्राइकोडर्मा को ये ध्यान में रखना है कि ट्राइकोडर्मा एक सूक्ष्म जीव है। कृषि विश्वविद्यालय या किसी भी लैब में इसका उत्पादन हो रहा है, तो उसमें 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से ट्राइकोडर्मा से उपचारित करके हमारे किसान भाई अपने बीज का शोधन कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि खरपतवार इसमें है तो खरपतवार नियंत्रण के लिए एक निराई गुड़ाई की आवश्यकता। अच्छा, एक निराई गुड़ाई। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या किस तरह के उर्वरकों की आवश्यकता होती है सरसों की फसल में? जी हाँ किसान भाई, देखिए आप लोग जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि उर्वरक का प्रयोग संतुलित मात्रा में हमेशा करें। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जितना भी उर्वरक निर्धारित है किसी भी फसल के लिए वैज्ञानिकों द्वारा, उतना ही उर्वरकों का प्रयोग करें, वो भी मृदा परीक्षण के उपरांत। अच्छा, मृदा परीक्षण। अगर आपकी मृदा में किसी भी तत्व की कमी है, उस तत्व की कमी के लिए आप उसके हिसाब से ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास या जिंक या सल्फेट जी या फास्फोरस जो भी है उसके हिसाब से ही हमारे किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। यहाँ सरसों की फसल में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि इस दर से उर्वरकों का प्रयोग करें। और अगर किसी तत्व की कमी है तो उस तत्व की कमी के लिए जब आपका जो मृदा परीक्षण का रिजल्ट होगा उसके हिसाब से किसान भाइयों को चाहिए कि उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि सिंचाई हमारी जो सरसों की फसल है उसकी कब कब करनी चाहिए हमारे किसान भाइयों? एक सिंचाई, फूल जब आते हैं उस समय एक सिंचाई हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि एक सिंचाई का प्रबंध वो करके रखें और एक ही सिंचाई से आपकी फसल तैयार हो जाएगी और अच्छा उत्पादन देगी। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस समय तिलहनी फसलों में किस तरह के सामयिक कार्य करने हैं, कैसे देखभाल करनी है, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।